हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 1 से लेके 7 अप्रैल 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और करते हैं लास्ट एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज की हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में कौन सा राज्य ये टॉप पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24, तो इसमें जो टॉप राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, और इसने महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी में इस खिताब को जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये जो गेम हुए थे आपके 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24, जिसमें महाराष्ट्र की टीम विजेता रही है, इसने ये तो दोनों मैच हैं वो दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम और साथ ही में इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में ये खेले थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें विजेता टीम, तो विजेता टीम को यहाँ पर मिलेंगे 3 लाख रुपये और साथ ही में एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। वहीं अगर हम बात करें उप विजेता की, तो उसको 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और साथ ही में एक ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर है। अब आप मुझे बताओगे कि रनर अप टीम, यानी कि आप अगर हम कहें कि उप विजेता, तो ये कौन सी टीम रही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमनवा तुलुका ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिए, अगर हम बात करें जुडिथ सुमनवा तुलुका, तो ये अभी कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी अगर पर्सनालिटी होती है, वो पहली कोई लेडी होती है, तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अफ्रीकी देश कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति जो है फेलिक्स त्शेकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी ये है किकांशा। कोंगो की अगर मुद्रा की बात करें तो ये है कोंगो फ्रैंक। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अफ्रीका में 2 कंट्री है कोंगो के नाम से, एक सिंपल आपको कोंगो देखने के लिए मिलेगा और दूसरी होती है आपकी कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पर जो ये राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है, ये बनी है कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर और उसके नागरिकों को बचाया है। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक ईरानी जहाज़ है, यानी कि ईरान का एक जहाज़ है जिसका नाम है अल कंबर, और उसके कुछ नागरिक थे जिसको भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन के तहत बचाया है। तो आपको बताना है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो देखिए, उस ऑपरेशन का नाम ये था आपका ऑपरेशन संकल्प, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑपरेशन संकल्प जो है वो भारतीय नौसेना ने चलाया, मतलब बेसिकली ईरानी जहाज अल कंबर को उसके तहत बचाया गया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज जिसका नाम है अल कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिक के चालक दल को बचाया है, जिसे समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। मतलब बेसिकली एक जहाज़ था जिसको वहाँ के डाकुओं ने पकड़ लिया था, अपहरण कर लिया था। और ऑपरेशन संकल्प ये जो हमारे इंडियन ओशन में चल रहा था, तो उसी के तहत में जो ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने इस जहाज़ को बचाया है। अगर हम बात करें इसमें शामिल कौन कौन से युद्धपोत थे, तो एक था आपका INS सुमेधा और दूसरा था आपका मिसाइल फ्रिगेट जिसका नाम है INS त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024, तो ये मिला है प्रोफेसर मीरा चरंदा को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये रहता है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड ये मिला है मीना चरांदा को। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है मीना चरांदा।
अब देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। नाम है इनका प्रोफेसर मीना चरंदा। इन्हें ही इस साल के संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जब भी कोई अवार्ड हम देते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि वो दिया क्यों गया है। तो अगर हम बात करें इन्हें मिला क्यों है, तो इन्हें शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके तहत अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी की ओर से इन्हें एक स्मृति चिन्ह, एक पटका, एक शील्ड और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओपन एआई किस कंपनी के साथ मिलकर स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर विकसित कर रही है। तो देखिए, आज के समय में जो ये एआई नाम से मतलब एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, काफ़ी ट्रेंडिंग है क्योंकि काफ़ी सारी इनोवेशन जो है वो इस सेक्टर में हो रही है। तो यहाँ पर बात आई है कि ओपन एआई ने किस कंपनी के साथ में कोलैब किया है और जिसके बाद में वो स्टारगेट नाम से एक एआई सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। तो ध्यान रहेगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ये दोनों ही मिलकर स्टारगेट नाम का एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत यहाँ पर बताई जा रही है $100 बिलियन। और इस सहयोग का लक्ष्य माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना है, जिसकी लागत सबसे बड़े मौजूदा डेटा केंद्र से लगभग 100 गुना अधिक होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा आईआईटी छठे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें छठे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की, तो इसकी जो मेजबानी है ये कर रहा है आईआईटी मद्रास, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। कब से कब तक हुआ, तो ये 30 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो चेन्नई, तमिलनाडु में। संस्करण था इसका छठा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आईआईटी मद्रास जो है वो देश का एकमात्र आईआईटी है जो हर साल क्या करता है, ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट ये आयोजित करता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ ये किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये हुआ है गुजरात के मुंद्रा में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन ये कच्छ कॉपर, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, उसी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य है तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करना। अभी तक देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉपर है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए मतलब जो भारत की निर्भरता है उसको कम करना है। और ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर होगा, ये होगा आपका गुजरात के मुंद्रा में। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में T20 क्रिकेट मैच में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं। तो देखिए, 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर ये कौन बने हैं, MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब ये किसने जीता है। तो मियामी ओपन की बात करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली एक आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। अब देखिए, पुरुष युगल यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नाम आता है रोहन बोपन्ना का। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुष युगल में 2 व्यक्ति थे। एक है रोहन बोपन्ना जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, दूसरे हैं मैट एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और इन दोनों ने ही पुरुष युगल का खिताब ही अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन की बात करें तो 31 मार्च 2024 में ये हुआ फ्लोरिडा USA में, और ये तो हुई थी पुरुष युगल की बात। अगर हम बात करें पुरुष एकल की, तो ये खिताब जीता है जेनिक सिनर ने जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, और महिला एकल की बात करें तो ये खिताब जीता है डैनियल कॉलिंस ने जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सीताराम मीना को किस देश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए, भारत का अगला दूत अगर हम बात करें, सीताराम मीना को नियुक्त किया गया है किस देश के लिए, तो ये किया है नाइजर के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है सीताराम मीना जो कि अपॉइंटेड हुए हैं एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर।
नाइजर की अगर हम बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये आपका पड़ता है, राजधानी है इसकी नियामी। और मुद्रा की बात करें तो ये है आपकी पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला है फिक्की महिला संगठन यानी कि FLO की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो अगर हम बात करें फिक्की महिला संगठन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये अभी बनी है, इनका नाम है जयश्री दास वर्मा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर बात आई है फिक्की की, तो उसके बारे में अगर हम जानें तो फिक्की की स्थापना ये हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो इसके हैं वो है सुब्रकांत पांडा, और इसके जो संस्थापक थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रेस सूचना ब्यूरो दैट इज़ PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो PIB की अगर हम बात करें प्रधान महानिदेशक, और इन्हें जो बेसिकली सरकार के स्पोक पर्सन के रूप में भी जानते हैं, तो ये अभी अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है सैफाली बी शरण। हालांकि देखिए इनका नाम पहले भी हुआ था, लेकिन जो इनकी नियुक्ति थी वो अप्रैल से प्रभावी होनी थी, तो इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गई है, तो हमने फिर से आपको रिवाइज़ करवाया। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधान महानिदेशक बनी है PIB दैट इज़ प्रेस ब्यूरो, सूचना ब्यूरो की। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C दैट इज़ शेफाली बी शरण। इमेज में आप देख सकते हैं यही है शेफाली बी शरण। अगर हम बात करें शेफाली बी शरण की, तो इन्होंने किनका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है मनीष देसाई का। PIB की बात करें स्थापना ये हुई थी 1919 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। अगला है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब्दुल फतेह अल सीसी ये तीसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? मिस्र के, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओगे कि अब्दुल फतेह अल सीसी जो है हमारे देश का जो आपका गणतंत्र दिवस होता है, तो उसमें ये एक बार एज अ चीफ गेस्ट बनकर आए थे, तो वो कौन से ईयर में आए थे ये आपको मुझे बताना है। तो देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और ये 2030 तक अब मिस्र के राष्ट्रपति बने रहेंगे। मिस्र की बात करें, राजधानी है इसकी काहिरा, मुद्रा है इसकी मिस्र पाउंड, और यहाँ के राष्ट्रपति आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये है अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला है आपका क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक ये कौन बनी है? तो ये बनी है मीराबाई चानू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है मीराबाई चानू, जो कि भारतीय भारोत्तोलक हैं, और पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र जो है ये वेटलिफ्टर हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक की ये सिल्वर मेडलिस्ट और साथ में मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन रही मणिपुर की मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारत की एकमात्र वेटलिफ्टर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो अगर हम बात करें भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन, तो ये स्थापित होगा मुंबई महाराष्ट्र में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना, यानी कि यहाँ पर तीनों सेनाओं की बात हुई है, देश के लिए पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बेसिकली तीनों सेनाओं के बीच में एकता को बढ़ावा देना। हालांकि अभी तक भारत के पास में कोई भी सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है, और ये बनेगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये हुआ है रोम, इटली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 ये बनाया है किसने? ये FAO ने बनाया, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम में ही है, तो इसलिए इसका जो समापन समारोह है वो भी वहीं पर आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है इसका रोम, इटली। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन जो कि मैंने आपको बताया FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये आयोजित किया गया, और मार्च 2021 में अगर हम बात करें तो UN महासभा ने भारत के प्रस्ताव के बाद में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। अगर हम बात करें UNFAO की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका रोम, इटली में, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं क्यू डोंगियो, तो ये भी आपको
ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर हम बात करें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की, तो इन्होंने साइना नेहवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 9 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड अपना बनाया हुआ था। लेकिन अब जो है ये जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, इन्होंने लगातार 10 हफ्तों तक ये विश्व नंबर 1 स्थान पर रहे हैं और ऐसा होने वाली ये भारत की पहली जोड़ी बन गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है मार्च 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये कौन सा बना है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये बना है आपका GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम टॉप 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो पहले पर आता है आपका कोरिया का कॉनेप्स, फिर आता है सिंगापुर का GE बिज और उसके बाद आता है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट की, तो इस पोर्टल के बारे में थोड़ा हम जानें तो कई सरकारी विभागों और संगठनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए साल 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे वुमेन्स प्राइज़ 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो देखिए, ये शॉर्टलिस्ट किया गया है कोड डिपेंडेंट बुक को, जिसकी लेखिका है कौन? ये है मधुमिता मुर्गिया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है आईसीसी एलिट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सरफुदुल्ला इब्ने शाहिद। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आईसीसी की बात करें, स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है इसका दुबई में और अध्यक्ष है इसकी ग्रेग बार्कले। अगला है, कौन सा देश महिलाओं के लिए अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो अगर हम बात करें 69वें सेशन की अध्यक्षता, तो ये करेगा सऊदी अरब। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सर्वसम्मति से 2025 में अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को चुना है और संयुक्त राष्ट्र में सऊदी राजदूत जो है अब्दुल अजीज़ अल वासील को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अप्रैल 2024 में समाचारों में देखा गया कच्चा थीवू द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अभी जो है कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में काफ़ी चर्चा है, रोज़ कुछ ना कुछ आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आइलैंड है बेसिकली ये कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य है, तो वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा कच्चा थीवू आइलैंड। तो देखिए, कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका के नेदू तिबू और भारत के रामेश्वरम के बीच में एक निर्जन द्वीप है, जो वर्तमान समय में श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। 1976 तक ये क्षेत्र जो है भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें RBI का जो फॉर्मेशन डे है या फिर फाउंडेशन डे है, ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है, उत्कल दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो उत्कल दिवस की अगर हम बात करें तो ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। तो देखिए, उड़ीसा दिवस कहें या फिर उत्कल दिवस कहें, इसको हम मतलब उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, उड़ीसा दिवस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा राज्य का गठन ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 में, जिसे राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था। पहले मतलब इसको उड़ीसा कहते थे, लेकिन बाद में एक विधेयक और संविधान विधेयक पेश हुआ, 113वां संशोधन, जिसके तहत इसको मार्च 2011 में इसका नाम उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है,
हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो अगर हम बात करें हॉकी इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी, तो ये बने हैं सलीमा टेटे जो कि महिला कैटेगरी से बनी है, और वहीं अगर हम बात करें हार्दिक सिंह जो कि पुरुष कैटेगरी से यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो है प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए हॉकी इंडिया ने 31 मार्च को इसकी घोषणा की है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार की, जिसमें मैंने आपको बताया प्लेयर ऑफ द ईयर दो लोग बने हैं जिनके नाम है सलीमा टेटे और साथ ही में हार्दिक सिंह। और वहीं अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये मिला है अशोक कुमार को। और वहीं अगर हम बात करें 2023 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, तो ये बने हैं PR श्रीजेश। अगला है भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो देखिए भारत और साथ ही में जो नेपाल है, ये दोनों संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना था। फिर है अप्रैल 2024 में किसके द्वारा RBI की 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया गया? तो RBI की अगर हम बात करें 90वीं वर्षगांठ, तो ये बनी है किसने संबोधित किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि RBI ने अपना जो फाउंडेशन डे है वो 1 अप्रैल को मनाया है, और उसके जो है 90 साल ये पूरे हो चुके हैं, 90वीं वर्षगांठ इसने मनाई है, और इसी को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए प्रधानमंत्री ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित RBI at 90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है, और ये अवसर जो है वो इस अवसर पर मतलब बेसिकली मोदी जी ने RBI के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। फिर कौन सा संगठन अवैध ऋण देने वाली ऐप पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जिसको डिजिटा स्थापित करेगा? तो देखिए ये जो स्थापित करेगा इसका नाम आपसे पूछा गया है, तो ये है आपका RBI, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बेसिकली डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को स्थापित करेगा, और इसके तहत जिन ऐप पर डिजिटा के सत्यापित हस्ताक्षर नहीं है उन्हें कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से अनाधिकृत माना जाएगा। फिर है मेटोक यानी कि मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार जो है जिसका नाम है मेघयान 2024, इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये हुआ है कोच्चि केरल में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इसकी जो थीम है वो है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, और इस अवसर पर बेहतर और त्वरित निर्णय लेने को सशक्त बनाने वाले मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इंद्र, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इंडियन नेवल डायनेमिक रिसर्च फॉर वेदर एनालिसिस, इसकी शुरुआत भी की गई है। तो आपसे इंद्र के बारे में भी पूछ सकते हैं और मेघयान 2024 के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। फिर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 की बात करें तो ये मना है 2 अप्रैल को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। थीम है इसकी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस, और इस दिन का उद्देश्य इस स्थिति वाले व्यक्तियों को अधिक समर्थन और शक्ति प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो सार्थक जीवन जीने के लिए एक सफल करियर भी बना सके। देखिए उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जस्ट फॉर योर नॉलेज, लेकिन अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो थीम और साथ ही में वो डे कब बना है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये मना है 2 अप्रैल को, और इसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्ट वॉइस। अब देखिए हमारी 2 PDF है जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे चर्चा करती हूँ। एक तो है आपकी करंट अफेयर की मंथली बुक आती है, जनवरी फरवरी का दोनों का कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इंडियन पॉलिटी PDF का कंपाइलेशन जिसमें मोर देन
5000 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जहाँ पर आपको डेली क्विजेस कराए जाते हैं, साथ ही में आपको डेली करंट अफेयर का क्वेश्चंस का एक बैच भी मिलेगा जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वापस से आते हैं हम अपने वीडियो पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां पर जाकर इन सबको चेकआउट कर सकते हैं। अगला है अप्रैल 2024 में इनबा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए हैं विनीत जैन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, टाइम्स ग्रुप्स के एमडी हैं विनीत जैन को भारतीय समाचार टेलीविज़न में उनके योगदान के लिए एनबा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आरईसी लिमिटेड को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। तो देखिए, ये भी डायरेक्ट अवार्ड का क्वेश्चन है, स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024, तो ये मिला है किसको? आरईसी लिमिटेड को। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है और आरईसी लिमिटेड को मिला है नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में। तो देखिए, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है आरईसी लिमिटेड, इसे नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करें स्कॉच ईएसजी पुरस्कार, ये उन संगठनों को मान्यता देता है जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? तो एक्सिस कैपिटल की अगर हम बात करें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये बने हैं अतुल मेहरा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर अप्रैल 2024 में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग उत्पाद के साथ में शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला जो आपका स्टेट है, ये अभी बन गया है उत्तर प्रदेश, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अप्रैल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक साथ 60 प्रोडक्ट को जो यहाँ पर है जीआई टैग दिया गया। तो उसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के भी कई सारे प्रोडक्ट थे जिनको जीआई टैग दिया गया, तो इसीलिए 15 नए उत्पाद को शामिल करने के बाद में जो उत्तर प्रदेश है वो तमिलनाडु को पीछे करते हुए 69 जीआई टैग के साथ में अब शीर्ष स्थान पर पहुँच गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के किस चंद्रमा पर, तो बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ये ओजोन के प्रमाण खोजे गए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें ये जो ओजोन के प्रमाण हैं ये खोजे गए हैं बृहस्पति के मून जिसका नाम है कैलिस्टो, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, ये खोज तब सामने आई जब शोधकर्ता बृहस्पति के चंद्रमा पर पराबैंगनी विकिरण के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक विकास की जांच कर रहे थे और इसमें कैलिस्टो पर ओजोन के निर्माण के निशान सामने आए हैं। कैलिस्टो की अगर हम बात करें तो इसकी खोज ये गैलीलियो गैलीली ने की थी और कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौरमंडल की अगर हम बात करें तो उसमें तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा पे है। अब आप मुझे बताओगे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो कौन सा, यानी कि पहले नंबर का जो चंद्रमा है बृहस्पति का सबसे बड़ा, ये कौन सा है? अगला है अखिल भारतीय सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। तो देखिए, पंकज आडवाणी ने 1836 और 743 के स्कोर के साथ में डेविड कॉजर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और अगर हम बात करें पंकज आडवाणी की तो ये भारतीय बिलियर्ड्स और पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी हैं और वो 27 बार अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन विश्व चैंपियन हैं, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है अप्रैल 2024 में कोडाईकनाल और सौर वेधशाला ने अपने सौर अध्ययन के 125 वर्ष पूरे कर लिए, ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करें कोडाईकनाल सौर वेधशाला तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने 1 अप्रैल 2024 को कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ ये मनाई है। और इस अवसर पर भारतीय खगोल भौतिकी शासी परिषद के जो अध्यक्ष हैं SS किरण, उन्होंने बेसिकली इस पर एक प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया है। बस आपको ये देखना है कि देखिए अभी ये न्यूज़ में था कोडाईकनाल, हालांकि जिसको पता होगा कोडाईकनाल ये कहाँ पर है तो वो आसानी से इसको टिक कर सकता है, बट जिसको नहीं मालूम है कि ये बेसिकली प्लेस कहाँ पर है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसने आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कोडाईकनाल सौर वेधशाला ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपकी तमिलनाडु में। अगला है क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने राज्यसभा से बेसिकली अभी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुके हैं। तो आपसे पूछा गया कि राज्यसभा का जो ये प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ये है मनमोहन सिंह जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट, दैट इज़ राज्यसभा। तो आपसे पूछे कि इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस सेवानिवृत्ति के साथ ही उच्च सदन में उनके 3 दशक लंबे कार्यकाल की समाप्ति भी हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे थे और उन्होंने 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। और इसके साथ में अगर आपको याद हो 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो उस दौरान जब नरसिम्हा राव की बेसिकली सरकार थी तो उस समय पे ये वित्त मंत्री भी थे। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिंदिया रानी देवी ने 2 अप्रैल 2024 को थाईलैंड के फुकेत शहर में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा IWF विश्व कप 2024 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 को हुआ है थाईलैंड में। और 25 वर्षीय बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 196 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक को अपने नाम किया है। अगला है अप्रैल 2024 में उद्योग मंडल जिसका नाम है एसोचैम, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष ये बने हैं संजय नायर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए संजय नायर ने अजय सिंह के स्थान पर पदभार संभाला है। और अगर हम बात करें अजय सिंह तो ये वर्तमान में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एसोचैम की बात करें मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना ये 1920 में हुई थी। फिर अप्रैल 2024 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 64 भारतीय कामगारों का प्रथम बैच किस देश के लिए रवाना हुआ। तो ये हुआ है इजराइल के लिए, ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए इजराइल में संघर्ष के दौरान नौकरियों के लिए जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिकों का प्रथम बैच 2 अप्रैल 2024 को रवाना हुआ और इसे इजरायली राजदूत नौर गिलोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इजरायली सरकार ने नवंबर 2023 में निर्माण श्रमिकों के लिए तत्काल अनुरोध किया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की मंजूरी या फिर कहीं आप अनुमति दी है। तो काला नमक चावल को किस राज्य का GI टैग प्राप्त है। तो ये प्राप्त है उत्तर प्रदेश का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए न्यूज़ में है तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काला नमक चावल ये एक GI टैग प्राप्त उत्पाद है, ये किस राज्य से बिलोंग करता है। तो ये करता है आपका उत्तर प्रदेश से। तो देखिए भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है और अब तक जो है बेसिकली काला नमक चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था। अगर हम बात करें भारत सरकार ने 6 कस्टम स्टेशन भी नामित किए हैं जिसके माध्यम से काला नमक चावल का भारत से निर्यात किया जा सकता है। फिर फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें शीर्ष 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल है, इनका नाम है मुकेश अंबानी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। टॉप 3 पर्सनालिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनका परिवार, साथ ही में आपका एलन मस्क और उसके बाद 3rd नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस। और वहीं बात करें मुकेश अंबानी तो ये इस सूची में 9वें स्थान पर शामिल हैं।
अगला है अप्रैल 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विंसेंट पैरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है बेसिकली वेनेजुएला से। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो है संवादात्मक एआई, ये कौन सा बना है? तो ये बना है आपका एवीआई, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो बेसिकली ये वर्ल्ड का फर्स्ट कन्वर्शनल एआई है जिसके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए एवीआई ह्यूम द्वारा विकसित दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वॉइस एआई है और यह ह्यूम के स्वामित्व वाले एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा संचालित है। ईवीआई की बात करें, वो भाषण के स्वर, लय, समय को संसाधित करता है जो एक नई क्षमताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि ये जानना कि कब बोलना है, आवाज़ का सही स्वर क्या है, इन सब के बारे हिसाब से कि बेसिकली यहाँ पर आवाज़ को उत्पन्न करता है। अगला है आपका क्वेश्चन टाटा समूह की वैश्विक शाखा जिसका नाम है टाटा इंटरनेशनल, इसके नए प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? तो इसके प्रबंध निदेशक ये बने हैं राजीव सिंघल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, और इन्होंने स्थान लिया है आनंद सेन का। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका अप्रैल 2024 में कौन सा देश भांग के मनोरंजक उपयोग का वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश कौन सा बना है? तो ये बना है जर्मनी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए राजनेता और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी जो है वो इस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है। और इस नए कानून के तहत में 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वयस्क हैं वो अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 मारुजुना पौधे की खेती करने की अनुमति यहाँ पर उन्हें मिल गई है। फिर इस शिकायत निवारण प्रणाली ऐप जिसका नाम है स्कोर 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। सेबी की बात करें, स्थापना हुई थी 1988 में, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो अध्यक्ष है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। फिर एक किस देश ने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड ये बनाया है? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये अभी किसने बनाया? ये बनाया है दक्षिण कोरिया ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। और ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। और इससे पहले अगर हम बात करें 2021 में ये जो रिकॉर्ड था वो 30 सेकंड का बना था। अब आप मुझे बताओगे कि रिकॉर्ड ये किस देश ने बनाया था? फिर किस तारीख से भारत में एक वाहन एक फास्टैग नियम ये लागू हुआ है? तो एक वाहन एक फास्टैग जो ये नियम है ये लागू हुआ है भारत में 1 अप्रैल 2024 से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक वाहन एक फास्टैग नियम ये 1 अप्रैल 2024 से पूरे देश में लागू हो गया। और इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के उपयोग या एक वाहन से कई फास्टैग संबंध करने को हतोत्साहित करना है। अगला है आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी, ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है द्रौपदी मुर्मू ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ पर लॉन्च हुई है? आईआईटी बॉम्बे में ये हुई है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति ने भारत की पहली जीन थेरेपी जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी जिसे हम कहते हैं उसको लॉन्च करने की घोषणा की है, जो बहुत ही सुलभ और बहुत ही सस्ती है और बेसिकली जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई एक होप, एक आशा यहाँ पर प्रदान करती है। भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ साथ उद्योग भागीदार जिसका नाम है इम्यूनोसिटी के सहयोग से यहाँ पर विकसित की गई है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि मोपा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा ये कौन सा बना है? तो ये बना है आपका मोपा, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है, ये स्थित है आपका कहाँ पर? गोवा में, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए डिजी यात्रा बेसिकली एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है जिसके तहत जो है यात्रियों की पहचान स्थापित करने
और उन्हें उनके बोर्डिंग पास से जोड़ने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका डीजी यात्रा। ये जो मोपा आपका जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका 14वां हवाई अड्डा बन गया। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले जो 13 हवाई अड्डे थे वो दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोची, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है ये चालू है। फिर है संघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ये किसने किया है? तो ये जो नेतृत्व किया ये किया अजीत डोभाल जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि एनएससी अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व किया है। और एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक ये 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस भारतीय अभिनेता को चुना गया? तो ये चुना गया है किसको? आयुष्मान खुराना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो युवा है उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसी के लिए इनको चुना गया है। भारतीय चुनाव आयोग की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है राजीव कुमार, और जो 2 अभी नए आयुक्त अपॉइंट हुए थे उनका नाम है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। फिर स्वदेशी गेहूं की किस्म को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग ये प्रदान किया गया। ये किस राज्य का उत्पाद है? तो ये है आपका बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर 4 अप्रैल 2024 में नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है 75th, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए जो कार्यक्रम है बेसिकली ब्रसेल्स में हुआ है। ब्रसेल्स ये वहीं पर ही नाटो का आपको हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पर आपको अमेरिकी विदेश मंत्री जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, ये भी वहाँ पर उपस्थित थी। अगर हम बात करें नाटो की तो इसकी स्थापना ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। फिर भारत के सामरिक बल कमान ने किसके सहयोग से अग्नि प्राइम नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसके सहयोग से किया? तो ये है आपका इसका सही आंसर डीआरडीओ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर किया गया, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है। और अग्नि पी, जिसे हम अग्नि प्राइम के नाम से भी जानते हैं, वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु क्षमताओं से लैस है और इसे सामरिक बल कमान की परिचालन सेवा में अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया डीआरडीओ के सहयोग से बना है आपका अग्नि प्राइम। अब आप मुझे बताओगे कि डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? देखिए इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर अप्रैल 2024 में किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकतंत्र प्रहरियों की रोकी सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए हैं? तो ये दिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए 3 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकतंत्र प्रहरियों की रोकी सम्मान राशि जारी करने के जो है आदेश दिए हैं। बेसिकली ये जो इमरजेंसी वाला टाइम था उस दौरान का ये एक योजना थी, मतलब आपको मैं बता दूं तो उसी में जो मतलब डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लोग थे, उन्हीं जो जेल गए थे या डेथ हुई थी उन सब के लिए जो है अवार्ड दिया, मतलब राशि देनी थी, लेकिन वो नहीं दी गई। तो ये अभी वापस से फैसला है कि उन्हें वो राशि देनी चाहिए। फिर भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के मौजूदा स्तर से 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है? तो यह कब तक करने का वादा है? यह है 2047 तक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में किस देश का माग्रेले लेज़र दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बन गया? तो ये बना है रोमानिया का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए मैग्रेले लेज़र ELINP, दैट इज एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स, यूरोपीय ALI परियोजना का हिस्सा है, और इसमें बेसिकली 2 लेज़र भुजाओं के माध्यम से 10 पेटावाट शक्ति तक पहुँचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी दैट इज WADA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश में दुनिया के सबसे अधिक डोपिंग के मामले दर्ज किए गए? तो ये किए गए हैं इंडिया में, दैट इज भारत, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए इस एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सबसे अधिक जो मामले हैं वो भारत में देखे गए। और डोपिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो बैंड ड्रग्स होते हैं उनका उपयोग करके जो प्लेयर्स हैं वो अनवांटेड बेनिफिट्स यहाँ पर लेते हैं अपने प्रतिद्वंदी से, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नमूने, सबसे ज़्यादा सैंपल्स जो इकट्ठे किए गए थे वो किए गए थे चाइना से। फिर दिल्ली वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष ये बने हैं जस्टिस नजमी वजीरी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। तो देखिए ये जो अभी बेसिकली हैं, अभी एनसीटी जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, दिल्ली में वन की सुरक्षा से संबंधित शहर के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसका नाम है वजीरी, इनको हम दिल्ली के ग्रीन जज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा जो है जजमेंट सुनाई है जो कि रिलेट करती है एनवायरमेंट से, ट्रीज से, फॉरेस्ट से, इन सब से रिलेट करते हैं, तो इनको हम ग्रीन जज के नाम से जानते थे। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 से कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें नेशनल मैरीटाइम डे, तो ये कब बना है इसको आपको बताना है। तो ये बना है आपका कब? इसका सही आंसर है 5 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसकी थीम अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि भविष्य को नेविगेट करे और सुरक्षा पहले। फिर सेना ने वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के वायु रक्षा कोड में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम शामिल किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आकाश तीर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये किसने डेवलप किया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अगला है क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान में गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह है मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप ये लॉन्च किया है? तो ये क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इस ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया। और ये पहले बेसिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए था, लेकिन अभी iOS वर्जन भी इसका आ चुका है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये मना है कब? 5 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप ध्यान रखेंगे। अगेन इसकी थीम क्या है? प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, दैट इज प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्शियंस। फिर तमिलनाडु के तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है किसने? RN रवि ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये जो उद्यान है बेसिकली यहाँ पर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्ति को प्रदर्शित करता है जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। फिर अप्रैल 2024 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क्स में कितनी नई जो है साइटें जोड़ने का फैसला किया है? तो ये है आपकी 18, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइट्स जुड़ी हैं जो अब 48 देश में जियो पार्क की संख्या के साथ कुल 213 हो चुकी है। 18 जो नए जियो पार्क जोड़े गए वो ब्राज़ील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, इन सब से जोड़े गए हैं। और अगर हम बात करें यूनेस्को के 2 सदस्य पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं जो कि हैं आपके न्यूजीलैंड और साथ ही में फिलीपींस। और आपको ध्यान रखना है भारत में अभी तक कोई भी जियो पार्क नहीं है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स पूरे वीक का जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, होपफुल आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती टेस्ट के क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है अप्रैल 2024 में जो जुडिथ सुमनवा तुलुका है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत में एक ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर इसको बचाया है। और फिर है T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने। इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। PDF के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।